हेलो बच्चों, दिस वीडियो इज़ फॉर IIT JEE 2027 एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो ड्रॉपर्स हैं, मतलब जिन्होंने 12th 2026 में दिया होगा और अब उन्होंने अच्छी तरीके से सोच विचार के ये डिसाइड किया होगा कि नहीं, अभी या तो उन्होंने पेपर दिया ही नहीं है या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम नहीं आई है। तो अब उन्होंने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि वो ड्रॉप लेंगे एंड इट इज़ ए वेरी बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ कि हम ड्रॉप लेंगे, बिकॉज बहुत चारों तरफ से नेगेटिविटी आती है। लोग बोलते हैं ड्रॉप लेने से सिलेक्शन नहीं होता, और भी एन नंबर ऑफ चीज़ें होंगी। तो आई होप कि आपने आराम से बैठ के उस सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर के बारे में सोच लिया होगा एंड देन यू हैव डिसाइडेड कि जेई का प्रिपरेशन हमें कैसे जेई का प्रिपरेशन हम करेंगे 2027 के लिए। तो इस वीडियो में को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में आई विल टॉक अबाउट टीम कॉम्पिटिशन का जो बैच है, दैट इज प्रवीण 4, जो ऐसे ही बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या और एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में आई विल टॉक अबाउट जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ इनसाइट्स के बारे में। तो अगर आपने प्रिपरेशन करना डिसाइड कर लिया है तो दीज इनसाइट्स मे बी वेरी हेल्पफुल एंड इट कैन सेव योर टाइम एंड एनर्जी, प्लस इट कैन सेव योर सिलेक्शन ऑल्सो। तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। ऑफ कोर्स जब हम किसी भी जर्नी पे जाते हैं तो उससे पहले हम ठीक ठाक एनालिसिस कर लेते हैं, और अगर हमें ये पता हो कि आगे चल के हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं, उनका अगर हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन हो, तो यू विल बी बेटर सुइटेड टू डील विद दोज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि जब प्रिपरेशन का नाम में स्टार्ट किया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएंगी ही। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं जेई 27 एस्पिरेंट्स के लिए कि जो टीम कंपटीशन का इनोवेटिव बैच है, दैट इज प्रवीण, जिसको हम हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं बच्चे की नीड के हिसाब से। बिकॉज जब बच्चा ड्रॉपर में जाता है तो बहुत वेरीड, जिसे बोलते हैं, बैकग्राउंड का बच्चा आता है। एक बच्चा वो आता है जिसने अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं किया, एक बच्चा वो आता है जिसने कहने के लिए प्रिपरेशन किया है बट उसका 20-30% ही हुआ है, एक बच्चा ये आता है जिसने प्रिपरेशन किया है और उसका परसेंटाइल भी ठीक ठाक आया है, बट ही वांट्स कि मेरे को मेन आईआईटी में ही कुछ अच्छी ब्रांच है, इसलिए वो ड्रॉप ले रहा है। तो इन सारे बच्चों के लिए जो इनका रिक्वायरमेंट होगा टीचिंग का और रिसोर्सेज का, वो बहुत अलग अलग होगा। एंड प्रवीण इज नोन टू कैटर दोज काइंड ऑफ स्पेसिफिक इनपुट्स टू द स्टूडेंट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए है। बट अगर कोई बच्चा मान लिया 11th से 12th में जा रहा है, उसका 11th पूरी तरह खराब है और वो एक बार पूरा सिलेबस करना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी इट मे बी अप्रोप्रिएट। तो लेट्स स्टार्ट। इस बैच का नाम है प्रवीण 4 क्लास। हमने बोला कि प्राइमरली ड्रॉपर के लिए 12th स्टडिंग कैन ऑल्सो टेक एडमिशन। जो इसका टारगेट है वो जेई 27 मेंस प्लस एडवांस दोनों है इसका, ठीक है। तो जो इस बैच का स्टार्टिंग डेट है दैट इज 10th अप्रैल। जो इसमें क्लासेस शेड्यूल्ड होगा, ये ठीक है, जैसे हर वीक में 6 दिन में 3-3 क्लासेस शेड्यूल होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, एवरी डे 1.5 घंटे का। तो वो जो क्लासेस शेड्यूल होगा वो 31 दिसंबर तक पॉजिटिवली खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट इसी से भी 10-15 दिन पहले ही फिनिश हो जाएगा। बट इसके बाद ऐसा नहीं कि हमारा एंगेजमेंट खत्म हो जाएगा। ऑफकोर्स जो आपको एक्सेस है वो तो 30th जून तक रहेगा, ये ठीक है। ये जो एडवांस का एग्जामिनेशन है वो तो बेसिकली 15 मई के आसपास होता है, बट इस बैच का एक्सेस आपको 30 जून तक रहेगा, ताकि और कोई एग्जामिनेशन है तो उसके लिए भी आपके डैशबोर्ड में सारे रिसोर्स अवेलेबल हों। तो जो 31 दिसंबर है वो तो हमने बोला कि क्लास फिनिश होगा, उसके बाद भी बहुत तरह के टेस्ट सीरीज, रिवीजन कोर्सेज फॉर मेंस एंड एडवांस, ये सब चलते रहेंगे। तो ये तो वो हो गया कि थ्योरी पढ़ाने के लिए मेंस प्लस एडवांस की थ्योरी पढ़ाने के लिए क्लास शेड्यूल हो रहा है, वो हमारा 31 दिसंबर तक हम बोले, बल्कि ये थोड़ा सा पहले ही हो जाएगा। तो जो इसकी फीस है दैट इज 29,900। फ्रीक्वेंसी हमने बता दिया है। आगे चलते हैं। तो इस कोर्स के अगर हम फीचर्स की बात करें तो यू विल गेट ग्रेडेड मटेरियल, ताकि हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने एक्सरसाइज 1 कर ली तो अब हमारा मेंस एक रैंक से सिक्योर हो गया है। फिर अगर मैं एक्सरसाइज 2 कर ली, उसका मतलब कि हमारा एडवांस भी सिक्योर हो गया है। तो इस तरीके से जो मटेरियल है दैट विल बी ग्रेडेड, और मटेरियल के लिए आपको और कहीं पे ही भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, यू विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ बुक और एनी अदर मटेरियल, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपने मटेरियल हंटिंग में, प्लस मटेरियल में फिर इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, वो सब करने बैठते हैं तो उनका पूरा प्रिपरेशन ही गड़बड़ा जाता है। इसकी फिजिकल कॉपी विल ऑल्सो सेंड, ताकि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कट किया जा सके। जो मटेरियल होगा उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन होगा। मतलब जो कंपटीशन के फाउंडर्स हैं उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कोटा जैसे सिस्टम में पढ़ाने के लिए। उन्होंने हज़ारों बच्चों की जर्नी को देखा है, चाहे वो टॉप 10 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो। तो इतने वास्ट एक्सपीरियंस से बच्चे की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ईच एंड एवरी फैक्टर वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। उसका पूरा टाइम केवल एक ही चीज़ में यूटिलाइज होना चाहिए, दैट इज कि वो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने नॉलेज गेनिंग पे ध्यान दे। बाकी सारा जो इकोसिस्टम चाहिए दैट वी हैव क्रिएटेड,
और ये हमारा 6th साइकिल है ऑनलाइन में। तो एवरी ईयर इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। जो भी हमें इनपुट मिलता है, जहां पे भी थोड़े से लूप होल्स मिलते हैं, उसको हम प्लग करके उसी के ऊपर लगातार बिल्ड किया जा रहा है। तो यू विल हैव ए वेरी गुड इकोसिस्टम यहाँ पे कंपटीशन में, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग कैन बी टैकल्ड। किसी भी तरह की दिक्कत हो बच्चे को, वो यहाँ पे टैकल किया जा सकता है। हमारे पास इतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन के टूल्स अवेलेबल हैं, मतलब कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम टेलिंग यू कि रेगुलर टेस्ट हो गया एवरी 3rd वीक में, और भी बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। चैप्टर टेस्ट हो गया, लेक्चर टेस्ट हो गया, हज़ारों टेस्ट होंगे। ये तो वो टेस्ट हो गया जो रेगुलरली मेंस और एडवांस के होंगे, 3 घंटे का या 6 घंटे का, वो एवरी 21 डेज पे होगा। डाउट क्लियरिंग टेलीग्राम पे होगा 24/7। आप मतलब टेक्स्ट से, पिक से या ऑडियो से पूछ सकते हैं। और एक डेली लाइव डाउट काउंटर भी लगता है जूम पे, जहां पे आप टीचर से 1-to-1 जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, 24 प्रिपरेशन गाइडेंस आपको मिलेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं कि जो लोग जिसे बोलते हैं ना कि गाइडेंस देने के काबिल नहीं है, जिनको खुद एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी बहुत तरह का मिसलीड करते हैं बच्चों को, और बच्चे का कैरियर भी दांव पे लग जाता है। यहाँ पे यूल गेट कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस बाय द पीपल जिन्होंने हजारों लाखों बच्चों को पिछले डिकेड्स में पढ़ाया हुआ है। तो यूल गेट कंप्लीट गाइडेंस जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। और इसी के लिए हम टाइम टू टाइम वीकली एक इंटरेक्टिव सेशन भी रखते हैं, जहाँ पे आप टीचर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है और मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इस तरह का चीज़ है। टोटल सपोर्ट मतलब अगर किसी बच्चे को बोर्ड में किसी तरह की हेल्प चाहिए तो दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड, ताकि मतलब किसी भी तरीके से मान लिया एक सब्जेक्ट में कम रह गए मार्क्स, अगर ड्रॉप रहे तो बोर्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट कभी एक सब्जेक्ट में कम रह गया या 2 सब्जेक्ट में कम रह गया, वो दोबारा बोर्ड का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो उसमें ऑल्सो वील है। बिटसेट हो गया, WBJE हो गया, इससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज है दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड, एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस फीस। मतलब जो भी चीजें हैं उसके लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इंक्लूडेड, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इन सब चीजों को ढूंढने में। हाँ, जो लेक्चर्स होंगे रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स होंगे, और शेड्यूलिंग इसलिए की जाएगी ताकि आपका डिसिप्लिन मेंटेन्ड रहे। प्लस जो भी जैसे 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, उसके जो भी नए इनपुट आए हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। लेक्चर्स उसी के अकॉर्डिंग होगा कि जो भी अगर नया एलिमेंट आया है इस पेपर में, मान लिया 26 के पेपर में कुछ नया एलिमेंट आया, तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर जिसे बोलते हैं ना कि इंक्लूड कर लिया जाएगा, चाहे वो टेस्ट के थ्रू हो, DPP के थ्रू हो, या फिर क्लासेस के थ्रू हो। देन रिवीजन फॉर मेंस एंड एडवांस इज अगेन इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। ऐसा नहीं है कोर्स खत्म करा के बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेंस का रिवीजन भी चलेगा, एडवांस का भी चलेगा, एंड ये सब कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल कस्टमाइजेशन एंड इनोवेटिव कोर्सेज, जैसा मैंने बोला कि एक बच्चे की नीड बहुत तरह की हो सकती है। एक बच्चे को हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि एक बच्चे ने 20-30% पढ़ रखा है, तो उस 30% को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो मेहनत उसने ऑलरेडी कर रखी है उसी के ऊपर वो बिल्ड कैसे कर सकता है, वाई टू वेस्ट दैट 20-30%। तो उसको भी यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो और ज्यादा दूर तक जा पाएगा। तो इस तरह की चीजें सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, टेट्रा 021 या 74109009069008। और एंड्रॉयड ऐप हमारी कॉम्पिटिशन है, और वेबसाइट इज i.competition.com। ठीक है, यहाँ से भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको यूज करके भी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं दूसरे वाले एस्पेक्ट पे कि IIT JEE की प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ इनसाइट में आई विल से कि JEE 27 वी शुड ट्रीट एज ए वॉर, बिकॉज वॉर में ही बंदा हमेशा अपने जिसे बोलते हैं टेंटर हुक्स पे रहता है, हमेशा वो अलर्ट रहता है। एंड इसमें वी आर सपोज टू बी प्रैक्टिकल। हम इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मतलब बच्चे ये सोचने लगते हैं कि मैं तो एक चैप्टर में पूरा ही बिल्कुल एडवांस के लेवल तक बहुत अच्छा हजारों प्रैक्टिस करके इस लेवल तक पहुंच जाएगी, मेरी रैंक 10 आ जाए। थियोरेटिकली सुनने में ये अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली जब बच्चा करना स्टार्ट करेगा, और अगर उसको पहले से एक्सपोजर कम है, तो उसका बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन जाएगा, और एक बार बैकलॉग बन गया तो उससे बाहर आना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। वी शुड अंडरस्टैंड कि ये 2 साल का जो वर्कलोड है वो हम इन 8-9 महीनों में भरेंगे। और प्रैक्टिकली मतलब 8-9 महीने के अंदर 2 साल का पूरा वर्कलोड भरना के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होगा। तो इन सब चीज़ों को हम जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारी प्रैक्टिस है पहले मेंस आएगा फिर एडवांस आएगा, तो इसलिए प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 7th थिंग, जैसे वॉर में हम बोलते हैं कि सम टाइम यू हैव टू गो फॉर टैक्टिकल रिट्रीट। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें, और थोड़े दिनों बाद हमें ये डिसाइड हो कि मेंस प्लस एडवांस मान लिया 4 महीने बाद या 5 महीने बाद हमें लगता है कि दोनों के एक साथ चलाने से मेंस हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और हमें पहले मेंस मिलेगा। तो इसलिए अभी टाइम बीइंग के लिए हम एडवांस वाला कुछ पोर्शन छोड़ देते हैं और उसको अभी मेंस पे ही फोकस करते हैं। मेंस 1 के बाद एडवांस की तैयारी करेंगे, तो ये हम
एक मतलब पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ टैक्टिकल रिट्रीट जो हमने डिसीजन लिया है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है, ताकि हमारा एडवांस भी अच्छा हो और मेंस भी अच्छा हो। फिर जैसे हम बोलते हैं वॉर में कभी कभी बैटल जानबूझ के भी हारे जाते हैं टू विन द वॉर, तो यहाँ पे उसके पैरेलल आई वुड से कि जैसे मान लिया हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो आइडियल सिचुएशन तो ये कि हम सभी चैप्टर्स में बिल्कुल 100% एफिशिएंसी को प्राप्त करें, बट प्रैक्टिकली काफ़ी चैप्टर्स हमें परेशान करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लिया पीएनसी हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, उसमें मान लिया हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसमें वी कैन से कि इन बैटल्स को हमने छोड़ दिया, मतलब हारा मान लिया अभी के लिए, और बाकी चैप्टर्स में हमने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया कि हमारा परसेंटाइल एक बहुत अच्छा था। तो इस तरह की जो डायनामिक डिसीजन मेकिंग है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के जिसे बोलते हैं टच में रहना पड़ेगा, बिकॉज एन नंबर ऑफ चीजें हैं। अगर एक बच्चे ने मान लिया एक्सरसाइज 1 में 80% प्रॉब्लम किया, सॉल्व किया, और दूसरे बच्चे ने भी 80% प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो भी उनका जो आगे का जो स्टेप है वो अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उनका पर्सनालिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बेसिस पे। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी प्रिपरेशन को बार बार इवेल्युएट करते रहें और सही से प्लानिंग करते रहें। तो इसीलिए मैंने बोला कि सक्सेस के लिए सबसे पहले प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज जो अगला 8 महीना है उसमें वी कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपेरिमेंट, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम आंख बंद करके एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हुए चले गए। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि देयर आर टू मैनी वेरिएबल्स, कि आपको पहला एक्सपोजर कितना है, प्लस आपका अपना इंटेलिजेंसी कितना है, मतलब आईक्यू कितना है या ग्रेस्पिंग पावर कितना है, वो तो जब भी पता लगेगा जब हम धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे। तो उसके हिसाब से वी विल कीप मॉडिफाइंग आर टारगेट प्लस जो भी हम पढ़ाई करें। तो इसलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज एक्टिव मॉनिटरिंग, अपनी प्रिपरेशन को एक्टिवली मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस लाइन पे हम डिजायर्ड लाइन है उससे हम डेविएट हो जाए। उसको हम ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटा कि 10-15 दिन पे हमें अब कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर अगेन एडजस्ट करना चाहिए। उसके लिए जैसे हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एक्टिविटी नंबर ऑफ एक्टिविटी तो हमारे पास इन्फाइनाइट हो सकता है, कि बिकॉज जो प्रॉब्लम है वो इन्फिनिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए डिफरेंट टास्क के बीच में। जैसे मतलब हम वॉर में बोलते हैं कि ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे दूसरा एरिया हमारा लूज हो जाए। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि देयर विल बी मैनी चैप्टर्स जो एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे, तो उसमें एक सर्टेन पोर्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक सर्टेन पोर्शन मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि हम पार्शियल चैप्टर्स कंप्लीट करके चले जाएं। सर्टेन एक्टिविटीज आई एम सेइंग कि करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड दे शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर अदर। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और हमें कॉन्टिन्यूसली इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम डायनामिक्स की बात करें तो एक चैप्टर के अंदर देखो हमें थ्योरी करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। अब थ्योरी में भी क्या है, एक तो मस्ट डू थ्योरी हो गया, दूसरा डिजायरेबल हो गया कि अगर मान लिया टाइम है और बैकलॉग क्रिएट नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस भी इनफ हो रहा है, तो वो डिजायरेबल है। और तीसरा चीज ऐसा हो सकता है कि टफ है और जो सेल्डम कभी पूछा जाता है, ठीक है, फॉर कंप्लीटनेस के लिए। जो बंदा मान लिया 500 के अंदर फाइट कर रहा है, 1000 के अंदर फाइट कर रहा है, उसको तो ये पोर्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे हर चैप्टर में एक एक दो दो कॉन्सेप्ट्स हों, बट उन 40-50 कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आ जाए पूरे पेपर के अंदर। तो जो बच्चा अच्छी रैंक लाना चाहता है उसको तो वो करना पड़ेगा। बट अगर किसी बच्चे को मान लिया ये मैनेज ही नहीं हो रहा है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, एपीजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो वो तो मस्ट डू वाला चीज हो गया। डिजायरेबल क्या हो गया कि वीएन मेथड या डिफरेंस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। वो डिजायरेबल इसलिए कि उससे क्वेश्चन आएंगे, खूब फ्रीक्वेंटली आएंगे, बट दे आर रिलेटिवली टफ टू अंडरस्टैंड। उसमें हमें थोड़ा सा एक्सपोजर भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वो डिजायरेबल है। और तीसरा चीज़ ये है कि कोई कोई सीरीज ऐसी आ जाती है कि जिसमें हिट एंड ट्रायल से हमें तुक्के लगाने पड़ते हैं पहचानने के लिए कि टर्म क्या है, तो उसके लिए फिर हमें और भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसा हर चैप्टर में लगभग यू विल गेट कॉन्सेप्ट के जो मस्ट डू हैं और जो डिजायरेबल हैं, एंड तीसरा टफ है। प्रैक्टिस के अंदर भी जैसे प्रैक्टिस करें तो कितने क्वेश्चंस की करें, उसमें मेंस हो गया, एडवांस हो गया। मेंस में भी इजी क्वेश्चंस हो गए, मॉडरेट हो गए, टफ हो गए, एडवांस में भी इजी मॉडरेट टफ हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी और भी डायनामिक्स है। मतलब एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो इजी 100 क्वेश्चंस कर ले, या फिर एक दूसरा चीज ये हो सकता है कि 50 इजी करे और 50 मॉडरेट करे। तो क्या चीज करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि बच्चे का एक्सपोजर कितना है और उसके मार्क्स कितने, यानी कितने इजीली वो क्वेश्चंस कर पा रहा है। तो इसमें भी केवल 100 प्रॉब्लम करना
इज नॉट एन स्ट्रेटजी कि हम किसी को बोलेंगे तुम्हें 100 प्रॉब्लम करना चाहिए। अगर मान लिया 5 बच्चों को मैंने बोला कि तुम्हें 100 प्रॉब्लम करना चाहिए, तो हो सकता है कि उनके जो प्रॉब्लम का जो सेट है वो अलग अलग हो जाए। कोई एक बच्चा जो है वो मान लिया केवल 30 मेंस की प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी 70 एडवांस की कर रहा है, बिकॉज ऐसा हो सकता है उसने 11th-12th में अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, मेंस में तो उसे केवल इतनी प्रॉब्लम करने के वो टच में रहे, बाकी उसे एडवांस में के लिए ही उसने मेन ड्रॉप लिया है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए ड्रॉप लिया है, वो अलग हो गया। दूसरा बच्चा वो गया जिसने 11th-12th में प्रिपरेशन ही नहीं किया, तो ऑफकोर्स उसे मेंस के जो ईजी क्वेश्चंस हैं, जिसका परसेंटेज लगभग 50-60% रहता है किसी भी पेपर में, तो वो क्वेश्चन उसे मतलब ही कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, और उसने पहले से प्रिपरेशन किया नहीं है, तो इसलिए उसे इजी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं दैट यू आर सपोज टू टेक। सेकंड थिंग हो गया ऑफकोर्स टाइप ऑफ चैप्टर्स में, जैसे वेक्टर थ्री हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोग्रेशन सीरीज हो गया। मैं केवल मैथमेटिक्स के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये वाली जो लॉजिक है वो तीनों सब्जेक्ट में चलता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले केस में अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन से डर लगता है, तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं, आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा, चाहे डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। विज कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इसमें क्या है, ये भी थोड़े टफर साइड पे चैप्टर है, बट इनका 30-40% पोर्शन है वो ऐसा है कि दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, और पेपर में उसके आने की संभावना भी, मतलब अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इजी पार्ट से 50-60% आता है। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, इतना पोर्शन पढ़ के चले जाओ, और बाकी अगर टाइम नहीं बच रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो तो उतना पार्ट छोड़ सकते हो। तीसरा हो गया पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी जैसी चीज़, कि अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है और उसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये बार बार एफर्ट डालने के बाद भी, तो हम उसको बोलते हैं कि फिर इसके लिए चिंता मत करो, पूरा ही छोड़ सकते हो फॉर द टाइम बीइंग मेंस 1 तक के लिए, या जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो दीज काइंड ऑफ जो हमारे डिसीजंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखना है। फिर रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स, एंड इंक्रीजिंग एक्सपोजर इन गिवन टाइम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि अब मान लिया एक क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन के अंदर, 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, दोनों को ही थ्योरी पता है, बट ए और बी में से ए ने खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसको कैलकुलेशन किस तरह की होगी, या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन उसने कुछ कर रखा होगा, तो ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट, और हो सकता है कि वो उस क्वेश्चन को 2.5 मिनट में कर दे। जो बी है उसको पूरा थ्योरी आता है, बट बिकॉज उसका प्रैक्टिस कम है, तो उसी क्वेश्चन को करने में हो सकता है उसको 5 मिनट लग जाए। तो जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने करते हो, थ्योरी मतलब नॉलेज के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पाते हो। तो इसलिए हमारा एक्सपोजर होना भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, खूब सारे क्वेश्चन का, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रैक्टिस का हमारा एक पार्ट तो जाना चाहिए खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में, दूसरा पार्ट जाना चाहिए सॉल्व एग्जाम्पल्स को पढ़ने में, ताकि हमारा वो एक्सपोजर वाला पार्ट बढ़े और हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। फिर पेपर के अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट जिसे मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट है। एक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो गया कि पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मतलब पेपर से पहले रिवाइज करके जाना चाहिए, फिर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। उससे भी सेम नॉलेज लेवल पे अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के मार्क्स में काफ़ी डिफरेंट आ जाता है कि वो पेपर को कैसे अप्रोच करें। तो इसको भी ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेपर के अंदर कैसा भी पेपर हो, कितना भी टफ हो, ईजी, मॉडरेट और टफ, इस 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उनका प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है शिफ्ट वाइज, मेंस के पेपर में शिफ्ट वाइज वो चेंज हो सकता है, बट इजी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मॉडरेट आएगा ही आएगा, टफ आएगा ही आएगा। तो इसको हमें डील करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम कैसे इनको अप्रोच करेंगे, कैसे इनके लिए प्रिपरेशन करेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक रेट, कि अगर मान लिया एक बंदा आईआईटी दिल्ली में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में बैठा हुआ है, दूसरा बंदा मैकेनिकल ब्रांच में बैठा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ज़्यादा नॉलेज होगा। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दोनों को नॉलेज बिल्कुल सेम है, और काफ़ी बार ऐसा होता है, मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, बट जो उसका स्ट्राइक रेट था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे का वो अच्छा था, दूसरे वाले ने जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत थी, गलत करने की आदत थी, तो उसने 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन का लॉस हो गया, इसलिए वो इतना नीचे स्लाइड हो गया। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरे साल जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप you will be utilizing this entire year very 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 religiously and efficiently, ताकि हमारा कोई टाइम वेस्ट ना हो। इफ ड्रॉप इज डिसाइडेड, मतलब बाय डिजाइन और बाय जिसे बोलते हैं डिफॉल्ट, तो फिर यू शुड नॉट वेट फॉर मेंस 2 का रिजल्ट, इसी में 8-10 दिन निकल जाएंगे, बिकॉज अगर हमें 27 के लिए ड्रॉप लेना है तो एवरी डे इज इंपॉर्टेंट।
लास्ट में बच्चे जो 2 दिन के लिए प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उनके रैंक में हजारों का जंप आ जाता है। तो एवरी डे, अभी तो पिंच नहीं करेगा बट दिसंबर में एवरी डे के लिए बच्चे तरसेंगे कि एक दिन और एक्स्ट्रा होता। तो इसलिए अगर आप डिसाइड कर लिया तो मेंस 2 के रिजल्ट में और 3-4 दिन वेस्ट ना करें। डू नॉट वेट फॉर एडवांस 26 इफ परसेंटाइल इज लेस देन 96। मतलब अगर हमने डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप लेना है और परसेंटाइल 96 से कम है तो फिर हमें एडवांस का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन फिर तुम्हारी 27 की भी हेवी हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग 27 फॉर नो गेन्स, मतलब ये हमें समझ आना चाहिए। जैसे बच्चे ये बोलते हैं कि बैठ के सोच रहे हैं या एडवांस का पेपर दे देते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं दे दे कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि अभी तो कुछ भी गेन नहीं होगा, बट 27 का जो हमारा रिजल्ट है, पोटेंशियल जो हमारा आउटपुट आ सकता था, वो हमारा हैवीली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि ये हमारा ड्रॉप ईयर है, हमारे आगे का प्रोफेशनल करियर इस पर डिपेंड करता है। तो वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉन सीरियस ग्रुप्स में ना करें कि जो टीचरों की बात करते हैं, उस टीचर ने ये चुटकुला छोड़ा, उसने ये बोला, उसने ऐसा किया, उसका ये लफड़ा हो गया, इस तरह की अगर गॉसिपिंग आप कर रहे हो तो आप ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं होगा, केवल 1 साल आपका एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से हम इसको अप्रोच करें। तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। कीप वर्किंग हार्ड। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।